हेलो स्टूडेंट्स, मई 24 सीए एग्जाम से बचे हैं सिर्फ 3 मंथ्स। और इस 3 मंथ्स की जर्नी को स्टार्ट करने के पहले आई वांट कि आप खुद से एक क्वेश्चन पूछें कि जो बच्चे पास होते हैं और जो बच्चे फेल होते हैं उनमें फर्क क्या है। क्या ऐसा होता है कि जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके पास कोई मूल मंत्र है या फिर कोई ऐसा सेट ऑफ मटेरियल है जिससे आईसीएआई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए वो पास हो जा रहे हैं? डेफिनेटली नो, राइट। इस बात पे हम लोग डेफिनेटली सेम पेज पे रहेंगे यहां पे। नाउ बट फिर भी कुछ तो फर्क होगा ना, कुछ तो फर्क होगा ना। है 3 फर्क: प्रॉपर प्लानिंग, डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस एंड राइट सेट ऑफ अप्रोच। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं: प्रॉपर प्लानिंग, डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस एंड राइट सेट ऑफ अप्रोच। ये 3 बात ऐसे हैं जो एक बच्चा पास हो रहा है उसको अलग बनाता है फ्रॉम द बच्चा जो फेल हो रहा है। तो इस 3 बात को कैसे फॉलो करें, इस 3 बात को आप कैसे फॉलो कर सकते हो इन दिस नेक्स्ट 3 मंथ्स जर्नी? बाय अवॉइडिंग फ्यू मिस्टेक्स, बाय अवॉइडिंग फ्यू मिस्टेक्स। और वो मिस्टेक्स क्या है, आ जाओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात, प्लान। प्लानिंग बहुत ही प्रॉपर, रियलिस्टिक एंड रोबस्ट बनना चाहिए। अब इस प्लानिंग में सबसे पहले ये डिटरमाइन करो कि आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या दोनों ग्रुप देना है। ये आज डिटरमाइन करो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आपको एक बार रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करना है, 3 बार रिवाइज करना है। कितना बार रिवाइज करना है वो आप डिसाइड करो। देखो, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे लगता था कि मुझे किसी चीज को एक बार पढ़ने में समय लगता है, लेकिन अगर मैंने उस चीज को एक बार पढ़ लिया तो वो मेरे माइंड में रिटेन्ड रहेगा, मुझे बार बार रिविजन की जरूरत नहीं है। बट आपको वो चीज देखना है। अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत होगा, तो वो आपको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि आपको कितना रिवीजन करना है, तो वो आप 3 मंथ्स में प्लॉट कर दो कि कैसे कैसे आप रिवाइज करोगे, कितना दिन लगा लगा के रिवाइज करोगे। फिर उस प्लान को मंथली लेवल पे तोड़ो, वीकली लेवल पे तोड़ो, डेली लेवल पे तोड़ो और एक एक दिन का अचीव करते जाओ। लेकिन जब आप प्लान अभी स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ बातें को ध्यान में रखना। फिर से क्या, पहला दिन का प्लान एकदम रियलिस्टिक, एकदम छोटा प्लान लेना कि जो डेफिनेटली अचीव हो जाए। क्योंकि आप पहला दिन का प्लान लिए, अचीव हुआ, दूसरे दिन का प्लान क्या करना, थोड़ा सा बढ़ा देना, टारगेट थोड़ा बढ़ा देना, वो अचीव होगा क्योंकि मोटिवेशन रहेगा। इसी तरह से करके धीरे धीरे टारगेट थोड़ा बढ़ाते जाना, थोड़ा बढ़ाते जाना, तो इससे अचीव होते जाएगा और आपका डेफिनेटली यहां पे सक्सेस मिलेगा आपको। बट अगेन एक बात बहुत ध्यान में रखना कि प्लान जब भी बनाओ, रोबस्ट बनाना और रियलिस्टिक बनाना। रियलिस्टिक प्लान, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आज मोटिवेशन आ गया है तो हम सोच रहे हैं कि आज सब कुछ खत्म कर देंगे। नहीं, मोटिवेशन ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। डिसिप्लिन्ड रहना, डिसिप्लिन्ड रहना, पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। नाउ दूसरा बात, स्टॉप आस्किंग फॉर अश्योरेंस। क्या होता है, बच्चे पूछते हैं सर 2 महीने में हो जाएगा क्या तैयारी, 3 महीने में हो जाएगा क्या तैयारी, 4 महीने में हो जाएगा क्या तैयारी? गाइस, स्टॉप आस्किंग फॉर अश्योरेंस। मेरे अश्योरेंस से या किसी और के अश्योरेंस से आपके रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी चीज से फर्क पड़ सकता है तो वो है आपकी मेहनत और कुछ भी नहीं। तो स्टॉप आस्किंग फॉर अश्योरेंस, रादर ट्राई टू कवर अप एज मच सिलेबस एज यू कैन, ठीक है। नाउ तो ये हो गया प्लानिंग का बात। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात, दैट इज आपका नोट्स। हम लोग को क्या टेंडेंसी होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार ये टीचर का नोट्स अच्छा है, इसको प्रिंट कर ले, यार ये टीचर का नोट्स अच्छा है, इसको बुक मंगा लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 10 टीचर का नोट्स रख रखे हैं। आप बताओ आपका इंटेंट क्या है? क्या आपको ये डिसाइड करना है किस टीचर का नोट सबसे बेहतर है या आपको अपनी तैयारी करनी है? आपको अपना तैयारी करना है, राइट। तो आप क्या करो, आपने जिस भी टीचर से क्लासेस ली हो उस टीचर का नोट्स को उठाओ, ठीक है। या फिर अगर आपको नोट्स चेंज करना है तो अभी चेंज कर लो, बाद में चेंज मत करना, अभी नोट्स चेंज कर लो, ठीक है। नोट्स जो भी यूज करोगे आप 3 मंथ्स में, उसको आज फाइनलाइज कर लो और 3 मंथ्स में कसम खाओ कि इस 3 मंथ्स में हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए नोट्स को चेंज नहीं करेंगे, नोट्स को चेंज नहीं करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारा माइंड ना इमेजेस कैप्चर करके रखता है। आप देखोगे कभी भी आप कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिख रहे होगे, माइंड में ना इमेज आता है उस चीज का। आपको लग रहा है आप वहां से देख के लिख रहे हो, माइंड में इमेज आता है, तो इमेजेस कैप्चर होते हैं। अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट के लिए ब्रेन को 4 इमेज दे दोगे तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा इमेज रखें। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट, एक पेपर, एक बुक से पढ़ना है, ठीक है, 10 बुक से नहीं पढ़ना है।
सेकेंड पॉइंट, आईसीआई का स्टडी मटेरियल को भूल से भी इग्नोर मत करना। अगर आप जिनसे क्लासेस लिया है, अगर वो बोल रहे हैं कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल पूरा कवर किया है उन्होंने, फिर भी एक बार आईसीआई स्टडी मटेरियल में जाना जरूर, ऐसे टहलते टहलते चल जाना, लेकिन जाना जरूर। सर इससे क्या होगा? लेट सपोज आप बस स्टडी मटेरियल को रन थ्रू कर रहे हो, आपका लग रहा है ये भी कवर किया हुआ है, 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 वेरी गुड, सब कुछ कवर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर आपको लगा कुछ कवर नहीं किया हुआ है तो आप उसको कवर कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल को कवर किया है। फिर लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स और आरटीपीज भूल से भी मत छोड़ना, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं उनसे, तो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर और आरटीपी को तो भूल से भी मत छोड़ना, ठीक है, उनको तो करना ही करना। नाउ और इसी के लिए मैं बता भी दूं, यहाँ पे एफआर का पूरा पास्ट पेपर चैप्टर वाइज मैं अपने इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ला रहा हूं। तो अभी मैंने कुछ चैप्टर कवर कर भी दिया और मैं करने वाला भी हूं कवर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। नाउ एमटीपी, एटलीस्ट दिस अटेम्प्ट का एमटीपी करना, ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूं, आप इससे ऊपर भी कर सकते हो, बट ये बेयर मिनिमम इतना तो करना ही है आपको, मैं ये बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया नोट्स। थर्ड आता है क्लासेस। अब हम लोग गलती क्या करते हैं ना बच्चों क्लासेस में, सर मेरे को ना लीस्ट चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्लासेस फिर से देख लूं क्या उसका? नो। क्यों? आप अगर एक क्लास को बार बार देख रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सर कैसे करें, लीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे। एक काम करो, आपने एक बार क्लासेस देख ली है, जी हाँ सर एक बार क्लासेस तो देख ली है, तो आपके पास उसका नोट्स भी होगा, जी हाँ सर नोट्स भी है। तो आप एक काम करो, नोट्स को उठाओ, अपने से चीज को एक बार पढ़ो खुद से, आपको सब चीज समझ में आते जाएगा। अगर कहीं लगा कि आप यहां पे फंस गए हो, अब जाओ वीडियो में, अब जाओ उन क्लासेस में, ठीक है, उस क्लासेस में जाओ और वो वाला पार्ट का वीडियो देख लो, वो वाला पार्ट का वीडियो देख लो, रेलेवेंट पार्ट का वीडियो देखो, रादर देन वॉचिंग द फुल वीडियो। या फिर अपने टीचर्स को कॉल करके आप समझ सकते हो, as you feel is relevant for you, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे उस चीज पे। नाउ दूसरा पॉइंट, डूइंग 2 to 3 क्लासेस पर डे। अब हमारा गलती क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं क्या कि यार आज ही ना 4 क्लास खत्म कर देंगे, ऐसे ऐसे करते करते फरवरी में सारा क्लास खत्म कर देंगे। क्लासेस खत्म करना जरूरी है, जी हाँ जरूरी तो है, बट सिर्फ क्लासेस खत्म करना जरूरी है नहीं। क्लासेस तो खत्म हो जाएगा आपके इस अप्रोच से, लेकिन सिलेबस का खत्म नहीं होगा। तो इससे अच्छा यह होगा कि आप दिन में 2 ही क्लास करें, लेकिन क्लास खत्म करने के बाद उसको रिवाइज कीजिए, सारा जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा क्लास में जाइए। ऐसे नहीं करना, ठीक है। सिर्फ क्लासेस खत्म करने के लिए खत्म नहीं करना बच्चों, ठीक है, क्वालिटी के साथ खत्म करना है। डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासेस के बारे में बात। अब आता है चौथा बात, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट्स 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 कॉन्सेप्ट्स। इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी सफिशिएंट टू पास द एग्जाम्स? नो नो। सर क्या बोल रहे हो आप? जी हां, अगर आप सोचो कि सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लेके चल जाओ और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आप पास कर जाओगे, देन यू आर मिस्टेकन माय डियर फ्रेंड। ऐसा नहीं होता है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना पड़ेगा डेफिनेटली, यस, बट साथ में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे नहीं होगा। जो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो यू कैन गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, देन आप वहां पे कॉन्सेप्ट्स का समरी नोट्स बना सकते हो अपना। अब जब दूसरी बार पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स का टाइमिंग थोड़ा कम करो, क्वेश्चंस का टाइमिंग थोड़ा बढ़ाओ, और कॉन्सेप्ट्स को यू कैन रिवाइज फ्रॉम योर समरी नोट्स। नाउ फिर एक काम और कर सकते हो, आप एक कॉपी बनाओ, एक सेपरेट कॉपी बनाओ हर सब्जेक्ट के लिए, जिस कॉपी का नाम होगा एलडीआर कॉपी, एलडीआर कॉपी। और इस कॉपी में क्या क्या डालोगे आप? जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट ट्रिकी है या इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट का रेफरेंस उस कॉपी में डाल दो, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लग रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का रेफरेंस कॉपी में डाल दो, किस बुक से है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा चैप्टर का है, सब चीज लेके डाल दो, ठीक है ना। अब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एडजस्टमेंट का रेफरेंस लेके वहां पे डाल दो, और उसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी वहां पे लिख दो, ठीक है। तो आप इस तरह से करते जाओ, तो पता है कि आपका एलडीआर कॉपी बनते जाएगा, लास्ट डे रिवीजन का
कॉपी बनते जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इस कॉपी को जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा तैयारी होगा आपका। नाउ थर्ड बात, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना बच्चों, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, अब आंसर पढ़ते हैं, आंसर सही है या नहीं। एग्जाम में क्या आएगा बच्चों, एग्जाम में क्या आएगा आपको बताओ तो, लिखने ये आएगा कि बताओ तो ये आंसर सही है कि गलत, कि आपको आंसर लिखने आएगा, आपको आंसर लिखने आएगा। तो आपको आंसर का ऑडिट नहीं करना है बैठ के, आपको क्या करना है, रादर करेक्ट अप्रोच इज क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को लिखो और आंसर को कंपेयर करो बुक से। नाउ अगर आपका आंसर सही, बल्ले बल्ले, अगर आपका आंसर गलत तो क्या होगा, आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखे, ये कॉन्सेप्ट के ब्रेन में बुकमार्क बन गया, इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में आएगा तो आप गलती नहीं करोगे। प्लस एक और बात, ये जो मिस्टेक आपने किया ना, इस मिस्टेक को भेज दो आप कहां पे, एलडीआर कॉपी में। तो एलडीआर कॉपी में 4 चीज आ गया, क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एंड मिस्टेक जो आप किए हो। ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा या सिल्ली मिस्टेक भी क्यों ना हो, उसको उसमें डालते जाना। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस का बात। अब आ जाओ डी डे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। बेसिकली मेरा ही एक फ्रेंड था हमारे सीए जर्नी में, मेरा रूममेट ही हुआ करता था वो। तो बेसिकली उसने ना बहुत जम के पढ़ाई की थी 3 महीने में, एंड डेफिनेटली हम लोग सबको ये उम्मीद था कि डेफिनेटली वो क्लियर कर लेगा एग्जाम, बट अनफॉर्चुनेटली उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। यू नो वाई? द रीजन इज उसने सब कुछ पढ़ा, कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ा, प्रैक्टिस भी किया, बट उसने ना लास्ट एक दिन में कैसे चीजों को समराइज करना है, कैसे एक दिन में रिवाइज करना है ना, उसकी तैयारी कभी नहीं की। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट वन डे, कैसे करोगे, 2 चीज से रिवाइज करना है हमेशा। समरी कॉन्सेप्ट कैप्सूल जो आप बनाए हो, समरी कैप्सूल जो बनाए हो आप, समरी नोट्स, ये समरी नोट्स आप खुद भी बना सकते हो, या अपने टीचर का अगर आपको मिला हुआ है तो उसको भी यूज करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना सकते हो। प्लस एलडीआर कॉपी जिसमें 4 बातें रहती है, मिस्टेक्स जो आप किए हो, इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, ये 4 बात को अगर ये 2 चीज आपने बना लिया है तो आप यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द डी डे। डी डे मतलब एग्जाम के दिन, एक दिन में रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना यहां पे, अगर आप देखोगे तो ये 2 बात जो बोल रहा हूं ना, आइडेंटिफाई एलडीआर कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, एडजस्टमेंट्स, मिस्टेक्स, दिस इज नथिंग बट एलडीआर कॉपी। नाउ अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मॉक टेस्ट। बच्चों मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अवॉइडिंग दिस देन डेफिनेटली आप अपने लक पे खेल रहे हो। फिर यहां पे मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और आपको एक डेडलाइन आज फिक्स करना होगा कि आप मॉक टेस्ट के लिए कब बैठोगे। जनरली क्या होता है, हम लोग ये डेडलाइन फिक्स करते हैं कि 31 मार्च तक सब खत्म कर देंगे, फिर 31 मार्च के बाद मॉक टेस्ट देंगे। हम लोग सबको ये प्लान करते हैं, ठीक है। बट 31 मार्च कब 10 अप्रैल बनता है, 20 अप्रैल बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, सर मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, सर टाइम ही नहीं मिला। देखो एक बात समझ लो, डेडलाइन का नेचर है कि वो फैलेगा, लेकिन आपका ये नेचर होना चाहिए कि आप डेडलाइन को फैलने दोगे नहीं। अगर आप आज ही डिटरमाइंड हो गए यहां पे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 31 मार्च इज द डे हम अपना रिवीजन बंद करके मॉक टेस्ट में शिफ्ट कर जाएंगे, तो इट विल हैपन। अगर अपने माइंड में प्लान भी रखोगे, ठीक है ना, चल 5 दिन एक्सटेंड कर लेंगे बाद में, तो वो 5 दिन नहीं होगा, वो पूरा अप्रैल खा जाएगा आपका, वो पूरा अप्रैल खा जाएगा। अगर आप 5 दिन का एक दिन भी एक्सटेंड का सोचे ना, तो वो पूरा अप्रैल खा जाएगा आपका। तो आपको फैलने एक दिन भी नहीं देना डेडलाइन को, ठीक है, स्ट्रिक्ट रहना डेडलाइन के साथ बहुत। और एग्जाम जो आप दोगे, मॉक टेस्ट जो आप दोगे, आपको देना है 2 से 5 एकदम एग्जाम के टाइम पे, मतलब एग्जाम के पहले इतना बार एग्जाम इन्वायरमेंट में एग्जाम दो कि एग्जाम के दिन, एग्जाम के समय एग्जाम का डर ही ना लगे। समझ रहे मेरे बात को? तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट। फिर आता है रिवीजन। अब हम लोग रिवाइज कैसे करते हैं, हम लोग रिवाइज ऐसे करते हैं, नोट्स को उठाया, ऐसे लेके बस रीड कर रहे हैं, और घूमते घूमते रीड कर रहे हैं, घूमते घूमते रीड कर रहे हैं, और रीड करते करते कोई सामने आ गया, हेलो, बात भी कर रहे हैं उससे। दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ रिवीजन। तो सर रिवाइज कैसे होता है, नोट्स को रखो साइड, और आंख अपना करो बंद, और
फटाफट रिवाइज करो। लीज का मतलब क्या होता है, लीज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लीज इंसेप्शन डेट का मतलब क्या होता है, लीज कमेंसमेंट डेट का मतलब क्या होता है, लीज अकाउंटिंग कैसे होता है, लीज टर्म का मतलब क्या है, लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, लीज रीमेजरमेंट कैसे करेंगे, लीज मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, लेसर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा, ऑपरेटिंग लीज कैसे होता है, फाइनेंस लीज कैसे होता है, सेल लीज बैक का अकाउंटिंग कैसे होगा, सब लीज अकाउंटिंग कैसे होगा। सारा का अकाउंटिंग अपने मन में बोलते जाओ। अगर सब कुछ बोल दिए परफेक्ट, अगर कहीं फंसे तो जाके नोट्स देख लो, फिर जाके नोट्स देख लो। फिर इतना करने के बाद हाँ, देन यू कैन रीड एवरीथिंग एंड जस्ट सी कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गए, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए, तब रीड कर लो एक बार। पहले रिकॉल करो फिर रीड करके रिवाइज कर सकते हो, बट रिकॉल एंड रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या भूले थे, आपको यह पता भी नहीं चलेगा। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि भूले क्या हो, उसके बाद उस पार्ट को पढ़ोगे तो यू आर जस्ट फिलिंग द लूप होल्स, आप अपने लूप होल्स को फिल कर रहे हो। ठीक है, नाउ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग, इसको बोलते हैं अच्छा पढ़ाई। नाउ आर्स, अब बच्चे में से पूछते हैं सर 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़े? मैं बोल रहा हूं जितना देरी पढ़ो इफेक्टिव पढ़ाई करो, जितना देरी पढ़ो इफेक्टिव पढ़ाई करो। मुझे तो सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है, वो 12th फेल मूवी में दिखाया गया था, टाइमर रखो अपने पास, जितना देरी पढ़ रहे हो ना टाइमर को ऑन कर दो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बुक बंद करो, साइड में रखो, टाइमर को ऑफ कर दो, और देखो कितना देर इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हो एक दिन में। जितना देरी पढ़ना, इफेक्टिव पढ़ाई करना, ठीक है। जनरली मैं बोलूंगा कि ऑन एन एवरेज, बट दिस आवर्स कैन डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटा का पढ़ाई रिक्वायर्ड होता है सीए फाइनल के तैयारी में, अराउंड, ठीक है। और 8 से 10 घंटा का तैयारी रिक्वायर्ड होगा आपके सीए इंटर के तैयारी में, ठीक है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटा का तैयारी चाहिए होगा पर डे सीए इंटर के एग्जाम्स में ना। दूसरा बात, अब मेरे से स्टूडेंट पूछे सर सुबह उठ के पढ़ाई करें शाम में पढ़ाई करें? जैसे आपका बॉडी फिट हो वैसे पढ़ाई करो। आपको लगता है आप लेट नाइट जग के पढ़ाई कर सकते हो, लेट नाइट जगो। आपको लगता है नहीं नहीं आप सर लेट नाइट जग नहीं जग सकते हैं, सर नींद आने लगता है, हम सुबह उठ के अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, तो सुबह उठ के पढ़ाई करो। डू व्हाट योर बॉडी इज कंफर्टेबल विथ, ठीक है ना। डेडलाइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेडलाइन का नेचर है फैलना, लेकिन आपका नेचर होना चाहिए कि उसको फैलने नहीं देंगे, एक दिन से भी फैलने नहीं देंगे। डेडलाइन पहला बात हम रखेंगे रियलिस्टिक, उसके बाद अगर रियलिस्टिक डेडलाइन रख लिया उसके बाद हम उसको फैलने एक दिन से भी नहीं देंगे। ऑप्शन रखेंगे ही नहीं कि अगर फैल गया तो फैलने देना ही नहीं है उसको। फिर आता है लास्ट में हेल्थ। बच्चों हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करोगे? तो इसलिए समझ लो फूड टाइमली बेसिस पे खाना, लाइट खाना, फ्रूट्स खाओ, ठीक है, और प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर स्लीप लो। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और साथ में प्रेयर्स भी करो, सिर्फ मेहनत से नहीं होता है, प्रेयर्स भी करो साथ में, ठीक है। सो ऑल दिस अगर आप इतना सब चीज करते हो तो डेफिनेटली दीज 3 months विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड यू विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। और अगर आपको लगता है कि मैं और आपको कुछ मदद कर सकता हूं आपके सीए जर्नी में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बाय बाय।